जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए उद्देशिका पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं और इसे ही दोस्तों प्रियम्बल भी कहते हैं और हिंदी में इसे एक और नाम से आमुख के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है हमारा उद्देशिका। इसके पहले हम लोगों ने संविधान सभा और इसके अलावा दोस्तों भारत के संविधान का जो सोर्स है, ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है उद्देशिका। इसी को दोस्तों प्रस्तावना भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं और इसी को आमुख भी कहते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो इसको मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना भी यही है प्रस्तावना। और इसके अलावा इसी को दोस्तों कभी कभी आमुख लिखा हुआ आता है एग्जाम में, आमुख कि संविधान का आमुख ऐसे करके। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको पता ही ना लगे कि ये आमुख क्या है, ये भी इसी को कहते हैं। तो इसके तीन नाम तो आप जानेंगे, इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहते हैं। अब ये होता क्या है ना, ये प्रस्तावना क्या है, तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में, सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोगों ने दोस्तों किताब खरीदा होगा कभी ना कभी, या नहीं भी खरीदा होगा। किताब दोस्तों जब आप पढ़ते हैं, जैसे ही मतलब आप किताब कोई नया लेकर के आते हैं और किताब को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पहले ही पेज से क्या नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, होता यह है दोस्तों कि पहले एक दो जो पेज होता है उस पर किताब का परिचय होता है और लेखक अपनी ओर से कुछ बातें उस किताब के बारे में बताता है। और जो मैच्योर लोग होते हैं ना, जो थोड़े से अनुभवी लोग होते हैं, वो उसी प्रस्तावना को पढ़ करके ही उस पूरे किताब के बारे में आइडिया लगाते हैं। जैसे कि राइटर ये लिखता है कि यह किताब किसके लिए उपयुक्त होगा, किसको टारगेट करके लिखा गया है। कहने का मतलब ये कि ये स्टूडेंट के लिए है, या ये जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए है, या ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए है। तो राइटर जो है वो सारी बातें वो बताता है उस पहले पेज पर, जिसके रूप में वो क्या लिखता है, उसका हेडिंग होता है परिचय या आमुख या प्राकथन या प्रस्तावना या उद्देशिका। कई सारे उसके दोस्तों वो होता है, हेडिंग होता है, और उसी के बीच में एक पेज में वो सारी बातें लिखता है ना। तो आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। और उसके बाद फिर विषय वस्तु होता है कि किस चैप्टर, किस पेज पर कौन सा हमारा चैप्टर है, और उसके बाद पहले चैप्टर से हमारा स्टार्ट होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही चैप्टर से मतलब स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ के एक दो पेज हम छोड़ देते हैं। जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ ना, तो सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव ही रखा गया था। उद्देशिका जो प्रस्ताव है इसी को रखा गया था नेहरू जी के द्वारा कार्यवाही स्टार्ट होते समय, कि हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होगा। मतलब पहले पेज पर संविधान के बारे में कुछ बातें बताई जाएंगी। और प्रस्तावना हमने लिया कहां से है, तो प्रस्तावना हमने दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो कि हमने पिछली क्लास में जाना था। तो दोस्तों ये हो गया प्रस्तावना का, हमारे या उद्देशिका का कुछ परिचय हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर प्रस्तावना को आप देखेंगे तो सबसे पहले ही पेज पे, जैसे संविधान को आगे पलटेंगे तो पहले ही पेज पे हमें इस तरीके से दिखाई देता है, उद्देशिका नाम होता है, या भारत का संविधान लिखा हुआ है, यहाँ पे उद्देशिका लिखा होता है, उद्देशिका। और इसमें है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे प्रस्तावना की भाषा है। क्लियर है? ये मैंने क्यों पढ़ा, वो इसलिए पढ़ा कि आपको एक बार आइडिया लग जाए। और आप भी मतलब अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप प्रस्तावना को, जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होगा, सबसे पहले प्रस्तावना को एज इट इज अपनी कॉपी में आप लिख लेना। क्यों? क्योंकि कई बार प्रस्तावना के शब्दों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार। तो इसलिए पहले प्रस्तावना को आप
एज इट इज, जैसे आप गूगल वगैरह सर्च करेंगे प्रस्तावना आसानी से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रस्तावना को आप अपनी कॉपी में पहले ही पेज पे लिख लेना अच्छे से, और उसके बाद तो फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो उद्देशिका क्या है, कुछ इसके बारे में मैं परिचय बताता हूं आपको। जैसे कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में, अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा ये एक मिनट, ठीक है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, और हमारे प्रस्तावना को भी अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार तत्व होता है, सार तत्व होता है पूरे संविधान का। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे है, पूरा डिटेल में। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अगर प्रस्तावना पूछे या प्रस्तावना का विचार पूछे तो आप बताएंगे अमेरिका से, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया को। क्लियर है? उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान सभा में दोस्तों, मैंने आपको संविधान सभा जब पढ़ाया था तो ये सब बातें बिल्कुल अच्छे से बताया था कि जो तीसरी बैठक थी हमारे संविधान सभा की, उसमें क्या हुआ था, नेहरू जी ने प्रस्ताव ला करके उद्देशिका का पेश किया था कि भाई हमारे संविधान में भी एक उद्देशिका होना चाहिए, यानी कि संविधान का एक परिचय होना चाहिए जो पहले पेज पे होना चाहिए। उन्होंने कुल 8 बिंदु के रूप में प्रस्तावना को रखा था, लेकिन हमारे जो संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया, तो नेहरू जी के प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया, उनके तत्वों को जरूर शामिल किया, लेकिन एज इट इज नेहरू जी के प्रस्तावना को हमने स्वीकार नहीं किया, बल्कि हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना को काफी हद तक कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है? आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को कब संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया था, तो यह रखा गया था दोस्तों 13 दिसंबर। कब? 13 दिसंबर 1946। ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस के परंपरा के आधार पे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको बनाया गया था। परमानेंट जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दी गई सभा के द्वारा। और जो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, इस दिन कार्यवाही स्टार्ट हुई, और नेहरू जी ने इस दिन प्रस्तावना का प्रस्ताव रख दिया था, प्रियम्बल का प्रस्ताव रख दिया था कि हमारे संविधान में प्रस्ताव होगा। मैं कई बार रिपीट कर चुका क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। एक तो डेट पूछा जाता है आपसे कि उद्देशिका का प्रस्ताव कब रखा गया था, और दूसरा यह पूछा जाता है कि किसने रखा था। तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और नेहरू जी ने रखा था। कहां से? अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के। ठीक है? लेकिन इस प्रस्ताव को सभा ने स्वीकार कब किया कि हां सही कह रहे हैं नेहरू जी, हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होना चाहिए। तो नेहरू जी ने प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उसको स्वीकार कब किया गया? तो दोस्तों 22 जनवरी, कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका का जो प्रस्ताव था नेहरू जी का, उसको स्वीकार कर लिया गया कि हां हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि नेहरू जी के प्रस्तावना को हमने एज इट इज नहीं, केवल यह कि हां हमारे संविधान में भी उद्देशिका होगा, लेकिन एज इट इज ऐसे ही होगा ऐसा नहीं है। जब ये संविधान कंप्लीट हो जाएगा, आपको देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं, उद्देशिका का प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था, लेकिन संविधान बनने के बाद अंत में जाकर के उद्देशिका को बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट किया गया, उद्देशिका को, है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अगर प्रस्ताव की बात होगी तब 22 जनवरी 1947, लेकिन उद्देशिका कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों जिस दिन संविधान सभा की अंतिम निर्माण कार्य था, यानी हमारा संविधान बन करके कब कंप्लीट हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, आपको पता होगा इस दिन हमारा संविधान बन करके कंप्लीट हुआ, और इसी दिन प्रस्तावना का भी निर्माण कार्य माना जाता है ना? तो 3 डेट प्रस्तावना के संबंध में आप ध्यान रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा गया, 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और 26 नवंबर 1949 अंतिम दिन जाकर के क्या हुआ, इस प्रस्ताव के
निर्माण का कार्य पूरा हो गया, यानी कि उद्देशिका का निर्माण कार्य पूरा हो गया। ये 3 डेट मैंने बता दिया, आप बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो संविधान सभा में उद्देशिका का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। इस समय इसमें कुल 8 उद्देश्य बिंदु थे। दोस्तों स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए तो मैंने नहीं देखा है कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप याद कर लेंगे कि इसमें कुल 8 बिंदु थे जो नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को रखा था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। क्लियर है ना? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और भी फटाफट आपको बताता हूं। देखिए 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या किया, प्रस्ताव रखा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होना चाहिए, पहले पेज पे। इसके बाद उनके विचार को स्वीकार कब किया गया कि हाँ, सब लोगों ने कह दिया हाँ होना चाहिए। ऐसी बातें 22 जनवरी 1947 को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रस्तावना का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949। और प्रस्तावना के निर्माण कार्य के साथ ही संविधान का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। क्लियर है? तो इतनी बातें दोस्तों मैंने आपको कई बार रिपीट करके बताया, जानबूझ करके मैं इस पर जोर दे रहा हूं, बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लियर है? तो आज के बाद से आपको यह कंफ्यूजन नहीं होगा और अब अपने माइंड में बिल्कुल आप क्लियर रख लेंगे। उद्देशिका में संविधान का निर्माण तिथि, देखिए उद्देशिका में संविधान का निर्माण तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित है। मतलब इस संविधान की प्रस्तावना में ही बताया गया है कि प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था। क्लियर है? अब देखिए प्रस्तावना के तत्व बताने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ये क्या है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या प्रस्तावना को पढ़ा जाना चाहिए या नहीं। तो अगर हम एक स्टूडेंट की नजर से देखें तो प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि प्रस्तावना क्या है क्या नहीं वो तो छोड़ दो, आप क्वेश्चन देखोगे तो प्रस्तावना से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक टाइम था, एक जमाना हुआ करता था जब प्रस्तावना को फालतू समझा जाता था कि ये तो संविधान में ऐसे ही बस जोड़ दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई नई किताब खरीदते हो तो पहले पेज को लगता है आपको कि अरे राइटर ने ऐसे ही लिख दिया होगा, है ना, ये फालतू है, ये क्या ही पढ़े। हम डायरेक्ट अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश के जो विद्वान लोग थे ना, वो भी संविधान को पहले चैप्टर से, पहले भाग से पढ़ते थे। प्रस्तावना को फालतू बहुत लंबे समय तक समझा गया है और इस पर भी क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता रहा हूं, बस आप इत्मीनान से, ध्यान से इस क्लास को पूरा देखें। जो भी मैं बता रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आज के बाद से प्रस्तावना से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और कभी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है प्रस्तावना के संबंध में। ठीक है, बस ध्यान से समझना आपको। देखिए जब भी हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना पढ़ के हमें 4 चीजें पता लगती हैं। 4 चीजें, ये 3 होगा और ये होगा चौथी चीज। तो 4 चीजों का हमें पता लगता है और यही प्रस्तावना के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो प्रस्तावना पढ़ के हमें क्या पता लगता है? 4 चीजें पता लगती हैं। पहला है हम प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें संविधान के शक्ति का सोर्स पता चलता है, शक्ति का स्रोत। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा संविधान एक किताब है? हमारा संविधान क्या है? एक किताब ही तो है, लेकिन इस किताब ने पूरी देश की व्यवस्था को कैसे मैनेज किया है? अब सोच करके देखो, है ना भाई। क्या ऐसा नहीं होता कि हमारे देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर के आज तक क्या जितने भी शासक हुए हैं, शासक नहीं कहना चाहिए, वैसे लोकतंत्र में कोई शासक नहीं होता, लेकिन जैसे जो शासन में शामिल है, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के तीनों ही अंग और दोनों ही स्तर पे, चाहे केंद्र स्तर पे चाहे राज्य स्तर पे, तो क्या कभी ऐसा दिमाग में उनके नहीं आता होगा कि अरे संविधान छोड़ो, ये तो एक किताब है, हम इसके तहस नहस करते हैं? बिल्कुल आता होगा, कई लोगों के दिमाग में आता होगा, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संविधान में ही सबकी सीमाएं भी बताई गई हैं। और संविधान इतना पावरफुल कैसे हो गया? तो संविधान पावरफुल इसलिए है क्योंकि वह खुद बताता है कि उसके शक्ति का सोर्स क्या है। जैसे आप बहुत पावरफुल हैं, मैं आपसे कहूं जैसे फिजिकली आप बहुत पावरफुल हो, मैं आपसे कहूं यार आपके बॉडी जो है, आपका जो शोल्डर वगैरह है, जो आप इतने स्ट्रांग दिखते हैं, तो इसका राज क्या है? तो आप कहोगे हमारे शक्ति का सोर्स जो है सर, हमारे शक्ति का जो सोर्स है, मैं ये चीज खाता हूं या ऐसे जिम करता हूं, कसरत करता हूं, इसलिए ये हमारे पावर का सोर्स है। तो संविधान भी ऐसे ही बताता है कि मैं इतना स्ट्रांग कैसे हूं। और ये हमें कहां पता लगता है? जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि संविधान के शक्ति का स्रोत हमें कहां, ये सब दोस्तों जैसे ये सब चीजें क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम केवल स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को, हमें समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और मेरे संविधान पढ़ाने का तरीका यही है
कि आपके एक भी डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले शक्ति का स्रोत, जैसे ही हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पहली चीज तो हमें यही क्लियर, और हमें कहीं नहीं पता लगे या ना लगे, लेकिन यहां पर हमें डाउट क्लियर हो जाता है कि संविधान इतना पावरफुल कैसे है। दूसरी बात दोस्तों, हमारे यहां जो प्रस्तावना है संविधान का, वह स्ट्रक्चर बताता है, क्या कहते हैं इसको, संरचना। शासन की संरचना हमें पता लगती है। शासन की क्या पता लगती है, संरचना, स्ट्रक्चर, कि हमारे यहां प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है। ठीक है सर, समझ नहीं आया क्या बता रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेश से, कोई अमेरिका से एक व्यक्ति आया भारत में, और वो समझना चाहता है कि हमारे पूरे भारत में यहाँ की व्यवस्था कैसे काम करती है। तो उसे, अगर वो पॉलिटी का जानकार है तो वो केवल प्रस्तावना पढ़ लेगा ना, प्रस्तावना, पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रस्तावना पढ़ ले तो उसे हमारे शासन व्यवस्था का पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, पूरा जो संरचना है वो पता चल जाएगा उसको। क्लियर है? तो शक्ति का स्रोत हो गया, इसके अलावा संरचना हो गया। इसके अलावा दोस्तों पता चलता है संविधान का उद्देश्य। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, ये इतना जो जहमत किया गया, इतने लोग मिल करके संविधान को बनाए और लागू किए, तो ओवरऑल इस किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है, ये संविधान है तो क्यों है, ये उद्देश्य भी हमें उद्देशिका में ही पता लगता है। और चौथी चीज दोस्तों, इसके निर्माण की तिथि, निर्माण की तिथि, किसके निर्माण की, संविधान के निर्माण, संविधान के निर्माण की तिथि। ये चारों बातें दोस्तों संविधान के बारे में है। किसके बारे में है, संविधान के बारे में। तो संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान की संरचना, संविधान कैसी संरचना बनाती है हमारे देश में, और संविधान का ओवरऑल उद्देश्य क्या है और संविधान के निर्माण की तिथि क्या है, ये चार चीजें हमें प्रस्तावना से पता लग जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के चार मूल तत्व हैं। पहला है संविधान के, आप एज इट इज ऐसे ही नोट करेंगे दोस्तों, भले आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप ये ना सोचें कि सर अब मुझे आईएएस पीसीएस थोड़ी करना है, आप इतना डिटेल में। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे यहां पे मैंने बताया है ना आपको, कि जैसे ही आपसे पूछ लेगा कि संविधान के शक्ति का स्रोत कौन क्या है, मतलब हमें कैसे पता लगता है, तो मैं आपको बताऊंगा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो प्रस्तावना के चार मूल तत्व हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत या शक्ति का स्रोत, एक ही बात है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान के भारत के लोग, चलिए मैं बताऊंगा आपको। दूसरा है भारत की प्रकृति, यानी कि संरचना, इसकी संरचना कैसी है। और तीसरी चीज हमें पता लगती है दोस्तों, संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथी बात है संविधान लागू होने की तिथि। तो ये चार चीजें हमें पता लगता है। अब सवाल तो यह भी है कि सर कैसे, जैसे कि अगर हम शक्ति का स्रोत देखें तो कैसे, तो ध्यान से समझिए, शक्ति का स्रोत हमें कैसे पता लगता है कि कौन शक्ति का स्रोत है। दोस्तों हमारा जो प्रस्तावना है ना, हमारा जो प्रस्तावना है वो साफ साफ कहता है, क्या कहता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, फिर हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ऐसी बातें बताते हैं वो। और फिर हम भारत के लोग, सर कहना क्या चाहते हैं, सिंपल सी बात यह है कि जैसे कोई किताब है और उसको जब राइटर लिख लेता है तो उसके बाद वो प्रस्तावना में क्या बताता है, वो बताता है कि भाई मैंने इस किताब को क्यों लिखा, कैसे लिखा। लेकिन जब संविधान बनाने वाले संविधान बना करके कंप्लीट किए ना, जब संविधान तैयार किए, तो उनके दिमाग में यह था कि प्रस्तावना, जब संविधान बनाया गया तो फाइनली 284 लोग उस दिन थे। क्या 284 लोग लिखते कि हम 284 लोग इस संविधान को बनाए हैं और आने वाले समय में हम 284 लोग ये चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है संविधान विवादित हो जाता। विवादित क्यों हो जाता? क्योंकि हम लोगों की मानसिकता ऐसी है, हम लोग धर्म में, जाति में बटे हुए लोग हैं। फिर हम ये ढूंढते हैं उन 284 लोगों में कि किन जाति के लोग इसमें शामिल हैं, किस धर्म के लोग शामिल हैं, किनकी बहुलता है, किनकी नहीं बहुलता है। और इस तरीके से हम संविधान लिखने वालों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते। और इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा, यानी जो हमारे संविधान बनाने वाले थे उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, हम लोग अपना क्रेडिट नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग क्या कहेंगे कि हम समस्त भारत के लोगों ने मिलकर के इस संविधान को बनाया है। हम भारत के लोग इस पूरे भारत को क्या क्या बनाना चाहते हैं। और आज इस तिथि को 26 नवंबर 1949 को इस पूरे संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकार किया जा रहा है ना, मतलब कि
आत्मार्पित किया जा रहा है, अधिनियमित किया जा रहा है और अंगीकार किया जा रहा है, ये बात वो कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बताना ये चाहता हूं कि उन्होंने खुद क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि हम समस्त लोग मिलकर के इस संविधान को बना रहे हैं और हम समस्त लोग मिलकर के इसको लागू करेंगे और आत्मार्पित करेंगे। मेरी बात समझ आई आपको? तो कुल मिलाकर के इन्होंने कहा हम भारत के लोग, इसका मतलब यह कि संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक मजहब का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि वो क्या है, समस्त लोगों का है। हम भारत के लोग मिलकर के इस संविधान को बनाए हैं और मिलकर के इसको लागू करेंगे। क्लियर है? तो शक्ति का स्रोत क्या है, कभी भी आपसे पूछे तो जनता है। कई बार दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान के शक्ति का स्रोत कौन है, तो जनता है। और कई बार यह पूछा गया है कि संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है, यह बात कैसे पता लगी, यह क्वेश्चन पूछता है। यह बात आपको कैसे पता कि शक्ति का स्रोत जनता है? तो आप कहेंगे क्योंकि प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है। प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है। क्लियर है? और दूसरा है संरचना। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बताता है, समाजवादी बताता है, पंथ निरपेक्ष बताता है, लोकतंत्रात्मक बताता है और गणराज्य बताता है। क्लियर है? 5 चीजें पता लगती है हमें जब हम संरचना पढ़ते हैं। दोस्तों संरचना में हमें क्या पता लगता है? संरचना, जब हम संरचना देखते हैं प्रस्तावना का तो उसमें क्या पता लगता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लेंगे, संरचना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहली बात। दूसरी बात समाजवादी, समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। और 5वां है गणराज्य, या गणतंत्र बोल सकते हैं, या गणराज्य लिखा हुआ है, गणराज्य या गणतंत्र एक ही बात है। ठीक है? तो ये 5 चीजें हमें संविधान कहता है, संविधान की प्रस्तावना कहता है कि भाई भारत का संविधान जो है वह कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा, गणतंत्र होगा। सर इन शब्द का मतलब बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले अब मैं आपको यह बता दूं कि ध्यान से समझिए। कभी कभी यह पूछा जाता है कि हमारे मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द थे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो 2 शब्द हैं ना, ये जो 2 शब्द हैं यहां पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया। ये एज इट इज आप लिख लेंगे। संविधान अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है और उसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, जो आगे आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पर 2 शब्द आप देखिए, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हम एक एक शब्दों का मतलब समझते हैं। देखिए आप लिख लेंगे अपने शब्दों में, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से समझेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है दोस्तों, देखिए प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? मालिकाना, जैसे मालिक, किसी चीज पर प्रभुत्व स्थापित करना, किसी चीज का मालिकाना हक किसका है। तो भारत कैसा है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब यह है कि भारत स्वयं का मालिक है। क्या 15 अगस्त 1947 के पहले भारत स्वयं का मालिक था? सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्रिटेन का नियंत्रण था, राजनीतिक नियंत्रण था ब्रिटेन का भारत के ऊपर, और इसलिए भारत का जो भी डिसीजन होता था, चाहे वो आर्थिक डिसीजन हो, चाहे वो राजनीतिक डिसीजन हो, चाहे वो सामाजिक डिसीजन हो, कोई सा भी मतलब प्रथा है, उसको प्रतिबंधित करना है। अब वो अच्छा हो या बुरा हो, वो भारत के लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। फिर किसके ऊपर निर्भर करेगा? ब्रिटिश संसद के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसलिए हमारी अपनी मर्जी नहीं चलती थी। लेकिन अब क्या ऐसा है? नहीं सर, अभी भी तो मतलब संसद में बैठे हुए लोग कानून को बदल देते हैं, बना देते हैं। भाई उनको हम ही लोग तो चुन करके भेजे हैं। क्लियर है? तो आप एक बात बताइए, क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? आप कहेंगे बिल्कुल है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से समझिए, 2 शब्द होगा, एक बाह्य होगा और दूसरा होगा आंतरिक। एक बाह्य होगा और दूसरा होगा आंतरिक। बाह्य और आंतरिक। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर भारत का कोई भी डिसीजन है तो वह आंतरिक और बाह्य डिसीजन अपने स्वयं के लेगा। सर आंतरिक का मतलब क्या हुआ?
आंतरिक का मतलब हुआ कि हम अपने देश में क्या लागू करेंगे, कैसे लागू करेंगे, कब चुनाव होगा, यह हमारे भारतीय संविधान के अनुसार निर्धारित होगा। किसी विदेश से अमेरिका नहीं कहेगा कि तुम अब चुनाव करवाओ, तुम मत करवाओ, तुम क्या करवाओ क्या नहीं करवाओ। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और इसका मतलब यह है कि भारत के सारे काम उसकी मर्जी से होगा। अच्छा, बाह्य का मतलब क्या होगा? हम अपना कोई भी विदेशी जो कौन हमारा मित्र होगा, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है ना, जो विदेश नीति है, तो कौन सा देश हमारा दोस्त होगा, कौन सा देश हमारा दुश्मन होगा, क्या यह दूसरे देश डिसाइड करेंगे कि हम स्वयं डिसाइड करेंगे? हम स्वयं डिसाइड करेंगे। और इसलिए भारत आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न है। तो उम्मीद करता हूं इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से भारत पूरी तरीके से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब अपना मालिकाना हक खुद वो रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है समाजवादी। सर समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाजवादी का अर्थ देखिए दोस्तों, समाजवाद कई तरीके के होते हैं। हमारे यहां जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये होता है जैसे जो एक अर्थव्यवस्था की सामाजिक मतलब ये समाजवादी व्यवस्था होती है, और जो क्या बोलते हैं उसको, एक समाजवादी व्यवस्था होता है और दूसरा एक जिसे उदारवादी व्यवस्था कहते हैं, उदारीकरण, जो उदारवादी व्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका है पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। तो एक पूंजीवादी व्यवस्था होता है और एक समाजवादी व्यवस्था होता है। तो उस सेंस में नहीं है यहाँ पे, किस सेंस में है? राजनीतिक सेंस में है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि सरकार हमेशा गरीबों का उत्थान करने का प्रयास करेगी। तो यहां पर आप लिख लेंगे हमारे यहां समाजवाद का अर्थ क्या, जो मैं शब्द बता रहा हूं आप एज इट इज इसको नोट कर लेंगे, यही शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे यहां समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है कि शासन के द्वारा, क्या लिखेंगे? शासन के द्वारा, शासन के द्वारा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों का उत्थान, पिछड़े वर्गों का उत्थान वर्गों का उत्थान, ये शब्द आप लिख लेंगे। उत्थान, एक तो ये शब्द लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे हमारे यहां लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी राज्य है भारत, एक लोक कल्याणकारी राज्य है ना। तो दो शब्द लिखेंगे आप यहां पे। पहला समाजवादी का अर्थ लिखेंगे शासन के द्वारा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों का उत्थान किया जाएगा और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, यह समाजवादी का अर्थ हो गया, आप ये लिख लेंगे। लोक कल्याणकारी का मतलब होता है कि लोगों का कल्याण करना, प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? लोगों का कल्याण करना। ठीक है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होगा? यह भी आप एज इट इज इसी शब्द में लिख लेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं। तो जो तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, यहां पे आप लिखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, सर ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ सीधा सा, सिंपल सा, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होगा राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और यहां पे राज्य का अर्थ सरकार है, यहां पे राज्य का अर्थ क्या है? सरकार है। तो सरकार का भी आप लिख सकते हैं राज्य ब्रैकेट में सरकार, ब्रैकेट बंद, का कोई भी धर्म नहीं है यहां पे। ठीक है, कोई भी धर्म नहीं है। अच्छा, कोई भी धर्म नहीं है का मतलब क्या है? कि वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेंगे। क्लियर है? अच्छा, हमारे यहां जो धर्म निरपेक्ष, अच्छा एक चीज और भी है कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि क्या सर पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष अलग अलग होते हैं? कई शब्द को लेकर के कई बार तोड़ मरोड़ किया जाता है और राजनीतिक बयानबाजी भी की जाती है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, दोस्तों अगर मैं आपको ये बताने लग जाऊंगा तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं कभी आपको बताऊंगा, इसके पर मैं स्पेशल क्लास बना दूंगा कभी, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों को एक ही समझिए। इसमें देखिए शाब्दिक रूप से थोड़ा सा अलग अलग है, इसका अर्थ थोड़ा सा अलग है। जो विरोध करते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष है, जो धर्म है वह कर्म से लिया जाता है, और जब राज्य का कोई कर्म ही नहीं होगा, यानी राज्य अपने कर्म से विमुख हो जाएगा, तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। जबकि हमारे यहाँ जो संविधान की भाषा है, जो संविधान में लिखा गया है, वह इसका अर्थ रिलीजन को लिया जाता है, रिलीजन को। तो सिंपल सी बात यह है कि आप इन सब पचड़ों में ना फंसे, आप अभी दोनों का एक ही अर्थ लेकर के चलेंगे। इंग्लिश में इसको सेक्युलर कहते हैं। ठीक है, तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। अच्छा, एक बात और भी है, हमारे यहाँ क्या सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है या नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है? तो हमारे यहाँ दोस्तों सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है। कैसा धर्मनिरपेक्ष है? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है हमारे यहाँ। सर इसका अर्थ क्या हुआ?
दो तरह की धर्मनिरपेक्षता होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक का अर्थ होता है कि राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देती, जबकि हमारे यहां क्या है, हर धर्म को मान्यता दिया जाता है बराबर रूप से, है ना। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, आप चलो ट्यूशन पढ़ाते हो उनको, और आपने सबकी कॉपी चेक कर लिया, है ना, सबकी कॉपी चेक कर लिया। अब उसमें से जो आपने क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन आपने गलत दे दिया था। 2 क्वेश्चन क्या कर दिया, आपने गलत दे दिया था उस क्वेश्चन में। मतलब मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, 2 क्वेश्चन आपने गलत दे दिया। अब आपने देखा, आपको रियलाइज हुआ कॉपी चेक करते समय कि यार 2 क्वेश्चन तो हमने गलत दे दिया था इसमें। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उन 2 क्वेश्चन को पूरी तरीके से आप बाहर कर दो कि नहीं यार, ये 2 क्वेश्चन चाहे किसी ने किया हो न किया हो, सबको 0-0 नंबर मिलेगा इन 2 क्वेश्चन पर, बाकी जिसके जितने सही हो। और या तो आप ये करो कि सबको 2-2 नंबर एक्स्ट्रा दे दो उनके बदले में। तो दोनों ही मामले में आपने बराबरी किया, एक में आपने किसी को 1 नंबर नहीं दिया उन 2 प्रश्नों पर, और एक में आपने सबको 2-2 नंबर दे दिया, है ना। तो हमारे यहां क्या है, हमारे यहां यह है कि हर धर्म को हम मानते हैं। जैसे हमारे यहां अगर दशहरे पर छुट्टी होगी तो भाई हमारे यहां बकरीद पर भी छुट्टी होगी, जो बकरा ईद होता है उस पर भी छुट्टी होगा। हमारे यहां महावीर जयंती पर भी छुट्टी होगा, सरकारी छुट्टी, है ना, बुद्ध पूर्णिमा पर भी छुट्टी होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर धर्म को हम लोग बराबर रूप से मानते हैं। जबकि फ्रांस में क्या है, फ्रांस में एक भी धर्म के त्योहारों पर छुट्टी नहीं होती। तो जो फ्रांस है वहां पे नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जबकि हमारे यहां सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा, है ना। हमारे यहां कैसा धर्मनिरपेक्षता है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया था। क्लियर है। फिर दोस्तों एक और शब्द है हमारे पास, एक तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, फिर हो गया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों, जो लोकतंत्र है इसका अर्थ होता है कि जहां पर जितने भी सरकारी पद हैं वो क्या हो, वो वंशानुगत नहीं होने चाहिए, है ना। अच्छा, कुल मिलाकर के क्या है, जो भी वास्तविक पावर रखते हैं, वास्तविक सत्ताधीश हैं, उनकी जो पद है, उन पे जितने भी लोग शासन करने वाले लोग हैं, उनका पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और उस पर सबको बराबर का अधिकार हो, यानी कि जनता को बराबर का मौका मिले, न केवल वोट देने का बल्कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार हो। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह तो भैया लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्लियर है। तो लोकतंत्र का अर्थ समझ आ गया आपको। और एक शब्द है गणतंत्र, ठीक है, यहीं पे मैं ये भी बता देता हूं, ये चौथा शब्द था। और 5वां शब्द है गणतंत्र। और गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों राष्ट्र के प्रमुख से। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख। गणतंत्र का अर्थ क्या होगा? राष्ट्र का प्रमुख। यहां पे सब पदों से मतलब नहीं है, यहां पे वास्तविक पदों से मतलब नहीं है, यहां पे मतलब किससे है? मतलब है केवल और केवल जो प्राथमिक पद होगा, जो सबसे प्रमुख पद होगा। तो राज्य का प्रमुख या राज्य का प्रधान, राज्य का प्रमुख या राज्य का प्रधान। और यहां पे राज्य का अर्थ क्या है? देश है। यहां पे राज्य का अर्थ क्या है? देश। तो देश का या राष्ट्र का जो भी प्रमुख होगा, आप लिख लेंगे देश का प्रमुख। एग्जाम में आपके राज्य शब्द लिखा होता है, तो राज्य का प्रमुख या देश का जो प्रमुख होगा वह कैसा होगा? वह वंशानुगत नहीं होगा। आप ऐसे ही लिखेंगे, वो कैसे भी निर्वाचित हो, कैसे भी निर्वाचित हो, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। क्या हमारे देश में अच्छा राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति। हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख कौन है? देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति हमारे यहाँ वंशानुगत होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब हम लोग कैसे हैं? गणतांत्रिक व्यवस्था वाले हैं, ठीक है। तो क्या ब्रिटेन में गणतंत्र है या नहीं है? ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का राष्ट्रपति होता है ना, जो ब्रिटेन का राष्ट्रपति होता है, वह पद वंशानुगत है। वंशानुगत होने की वजह से हम कहते हैं कि भाई ब्रिटेन गणतांत्रिक नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। सर ये क्या मजाक की है? मैं तो समझ रहा था दोनों एक ही है। बिल्कुल भी नहीं। गणतंत्र का अर्थ केवल और केवल राज्य के प्रमुख से होता है। और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जो वास्तविक लोग हैं शासन करने वाले, यानी कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं या ब्रिटेन में जो संसद के लोग हैं, वो लोग जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो और सबको अधिकार भी है चुनाव लड़ने का, लेकिन वहां पे सबको अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति बन जाए।
दोनों में अंतर समझ में आया। यहां पर जो गणतंत्र है ये राज्य के प्रमुख से ही मतलब होता है, और यहां पर लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जिनके पास वास्तविक पावर होती है शासन करने की, जो किसी के मर्जी से नहीं बल्कि संविधान के अधिकारों से चलते हैं। जैसे राष्ट्रपति हमेशा सलाह लेकर के कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी वास्तविक पावर रखेंगे, यहां पे वास्तविक पावर रखने वाले लोग हमेशा निर्वाचित होंगे, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो मैंने आपको कुल 5 शब्द बताए हैं कि प्रस्तावना कहता है कि हमारे संविधान में कुल जो हमारी संविधान की संरचना होगी वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी। संरचना हम पढ़ रहे हैं, संरचना क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली है, मतलब कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से अपने डिसीजन स्वयं लेता है। समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी का अर्थ क्या हुआ कि जो भी, 2 अर्थ मैंने बताया आपको, शासन के द्वारा जो कमजोर और पिछड़े, जो शासक वर्ग है, जो भी हमारे देश में शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनका क्या उद्देश्य है कि कमजोर एवं पिछड़े वर्गों का उत्थान किया जाए। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा राज्य कैसा है, कल्याणकारी राज्य है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान करना, उनको हमेशा, जैसे आप देखिए कोई विधवाएं हैं, मतलब विधवा है, महिला है, विधवाएं हैं, या जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं, सरकार उनकी हेल्प करती है कि नहीं, सरकार उनके लिए घर बनाती है कि नहीं, सरकार उनको पेंशन देती है कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से उनका सहयोग ही तो है। तो उनका उत्थान करना मुख्य उद्देश्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग क्या कहलाएंगे, समाजवादी व्यवस्था वाले। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य क्या करेगा, राज्य मतलब सरकार, वो सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे, किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देंगे, सभी धर्म को समान रूप से देखेंगे। क्लियर है, किसी धर्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सभी धर्मों को, अगर कोई सरकारी व्यक्ति अपने पद पर बैठता है तो अगर वो तिलक लगा करके बैठता है, हिंदू है, जनेऊ पहनता है, तिलक लगा के बैठता है, तो कोई टोपी लगा करके मुसलमान बैठता है उसको भी नहीं रोका जाएगा। कोई पग बांध करके जो मतलब सिख है उनको भी नहीं रोका जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सबको समान रूप से मतलब अधिकार दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं, और ये शब्द भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो ये 2 शब्द सर जी ने बताया, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। फिर लोकतंत्रात्मक हो गया और गणराज्य हो गया। और लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जो वास्तविक शासन वाले लोग हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और गणराज्य का अर्थ क्या होता है, गणराज्य का अर्थ होता है कि जहां पे राज्य का प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख है, जो पहला व्यक्ति है, वह वंशानुगत नहीं होगा। इतनी बातें अगर आपको ध्यान रखना, याद रह जाए तो प्रस्तावना फिर आपका संरचना वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा भाई, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें 4 चीजें पता लगती हैं। जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो 4 चीजें पता लगती हैं। पहला, शक्ति का स्रोत, तो हमने देख लिया भारत की जनता है, क्योंकि प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। और दूसरा हमने जाना संविधान की संरचना। पहला हमने देखा शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत। दूसरा हमने देखा संविधान की संरचना, संरचना, जो संविधान संरचना बताएगी वही देश की संरचना होगी। तो संरचना भी हमने देख लिया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, और पहला था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये 5 हमें संरचना पता चला, 5। अब तीसरी बात जो हमें पता लगती है दोस्तों, वह संविधान का उद्देश्य पता लगता है। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों उद्देश्य जैसे ही हम देखते हैं हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, तो यहां पर देखिए न्याय है, स्वतंत्रता है, समता और बंधुता है। तो 3 हमारा मुख्य उद्देश्य है, 3 हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य है। बाकी 1-2 अन्य उद्देश्य भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि 3 प्रकार का तो हमारा न्याय है, 3 प्रकार का हमारा क्या है, न्याय है। न्याय कौन कौन से न्याय है, सामाजिक न्याय, आप प्रस्तावना ही पढ़ेंगे उसी में लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय प्रस्तावना में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो ध्यान रखना है, ये 3 न्याय आपको याद करना पड़ेगा। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई हमारे प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, हर किसी को मिलना चाहिए। तो आप इन शब्दों का अर्थ बाद में समझेंगे, पहले तो इनको रट लेंगे।
ठीक है, सामाजिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो एक हो गया हमारे संविधान में। देखिए अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, उद्देश्य पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं। यानी कि पहले हमने शक्ति का सोर्स जाना था, हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमने संरचना जाना था, कंप्लीट हो गया। तीसरा हम लोग उद्देश्य पढ़ रहे हैं और उद्देश्य में, और दोस्तों उद्देश्य में हमने ये देखा कि सबसे पहले तो न्याय एक उद्देश्य है। क्या है, न्याय एक उद्देश्य है। और न्याय में क्या है, सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय। तो ये हो गया हमारा 3 न्याय। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। स्वतंत्रता की आप लिख लेंगे इसको, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों, तो सबसे पहले विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म एवं उपासना, एवं उपासना। तो इनकी स्वतंत्रता है। हमारा जो प्रस्तावना है इनकी स्वतंत्रता देता है। कई बार तो इनका संख्या ही पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा न्याय कितने प्रकार का दिया गया है, हमारे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कई बार पूछा गया कि स्वतंत्रता कितने प्रकार का है, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार का होगा। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। सर इसका अर्थ बता दीजिए। देखिए न्याय, सामाजिक न्याय मतलब सभी को सामाजिक रूप में न्याय मिलेगा। कहने का मतलब यह है किसी के साथ सामाजिक तौर पर भेदभाव नहीं होगा, है ना। जैसे कि छुआछूत हो गया, जैसे कि महिलाओं का एक तरीके से पिछड़ापन हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजों को हम अपने समाज में कुरीतियों के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से देखते हैं। ठीक है ना, कई सारी चीजों को हम लोग देखते हैं ऐसा जो कि गलत है हमारे समाज में, है ना, विषमता को बढ़ाती हैं ये चीजें। तो हमारा प्रस्तावना कहता है कि भाई सामाजिक रूप से सबको न्याय मिलेगा। फिर आर्थिक रूप से सबको न्याय मिलेगा। आर्थिक रूप का मतलब ये, जैसे आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि भाई सबको सरकारी नौकरियों में बराबर अवसर होगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, एक तरीके से आर्थिक न्याय की बात हो गई कि सभी लोगों को समान रूप से अवसर। आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि भाई एक काम करने के लिए सबको समान वेतन मिलेंगे। अगर सब समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन होगा। उनका लिंग नहीं देखा जाएगा कि वो महिला है या पुरुष है, उनका वो नहीं देखा जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, धर्म नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं देखा जाएगा। वो अगर एक ही काम करते हैं तो उनको एक ही तरह का वेतन दिया जाएगा। तो ये हो गया उनका आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये हो गया कि सबको समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है, समान रूप से वोट करने का अधिकार है, कोई भी पद पाने का अधिकार है। तो ये हो गया राजनीतिक न्याय। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही स्वतंत्रता है दोस्तों, जैसे विचार की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा आपको विचार करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपके पास, न केवल विचार करना बल्कि उसको व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है आपके पास। आप कुछ भी सोचते हैं तो उसको किसी भी माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार है, और ये 19 में हमें अधिकार मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्वास, आप किस चीज में बिलीव करते हैं, है ना, आप किसी रिलीजन में बिलीव करते हैं, आप जैसे जादू टोने में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, कोई सी भी चीज अगर आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता कि नहीं आपको ये मानना ही है या नहीं आपको ये नहीं मानना है। कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता। आप किसी भी प्रकार के अपने विश्वास को रख सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है धर्म। दोस्तों आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप जिस धर्म में जन्म लिए हो आपको वही धर्म मानना है। जैसे आप अगर मुसलमान हैं तो जरूरी नहीं कि आप इस्लाम धर्म में जन्म लिए तो आप इस्लाम धर्म को ही फॉलो करेंगे। आप बौद्ध धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप जैन धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप हिंदू धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो आप इस्लाम धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब धर्म को समान रूप से ये कहा गया है कि भैया आप कोई सा भी धर्म मानने के लिए, आचरण करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए आजादी है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों उपासना की स्वतंत्रता। अच्छा, धर्म और उपासना में क्या अंतर है? उपासना का अर्थ होता है पूजा पाठ करने की पद्धति। आप धर्म कोई सा भी माने, लेकिन धर्म मानने के बाद आप पूजा पाठ करने का तरीका भी कुछ भी अपनाएं, है ना। आपको पूरी आजादी है। पूजा पाठ करने का जो तरीका होता है उसे उपासना की पद्धति कहते हैं, उपासना कहते हैं। तो आप कैसे उपासना करते हैं किसी देवी देवता का या नहीं करते हैं, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी आपको स्वतंत्रता है। तो न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया। और इसके अलावा दोस्तों
समता होगी। तो समता या समानता, यहां पर भी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अभी आप दोनों को एक ही समझेंगे। जब आर्टिकल नंबर हम 14 पढ़ेंगे तब इनमें अंतर समझेंगे। फिलहाल दोनों के लिए आप एक ही शब्द इस्तेमाल करेंगे। और समता की बात कही गई है, और समता है दो, एक प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा की समता, और दूसरा है अवसर की समता, अवसर की समता। तो ये दो शब्द है। एक प्रतिष्ठा यानी कि सबकी बराबर की प्रतिष्ठा है, और सबको बराबर का अवसर होना चाहिए। तो ये दो बातें हैं दोस्तों। समानता, इस मामले में सब लोग समान है, सबकी अपन बराबर की प्रतिष्ठा है और सबकी अपनी बराबर का अवसर होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये तीन चीजें तो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता रखना भी एक उद्देश्य है। क्या है? राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता आप लिख लेंगे। इसको भी बनाए रखना इसका एक उद्देश्य है। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना भी उद्देश्य है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक शब्द और भी मैं बता दूं आपको, जो दोस्तों ध्यान से समझिए। अभी तक जो हमने समझा है, कुल मिलाकर के अभी तक जो समझा है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जब भी हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें चार चीजें पता लगती हैं। चार चीजें क्या पता लगती हैं? सबसे पहले तो हमें पता लगता है शक्ति का स्रोत। क्या पता लगता है? शक्ति का स्रोत, कि संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है। और संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत की जनता है, क्योंकि प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। दूसरा दोस्तों, जब भी हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें हमारे संविधान की संरचना पता लगती है, यानी कि हमें अपने देश की संरचना पता लगता है, जो शासन की पद्धति है, कि कैसा स्ट्रक्चर है, संरचना कैसा है। तो जिसमें हमने जाना कि इस संरचना में 5 चीजें हैं। सबसे पहले तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। तो ये हमने जाना। फिर दोस्तों हमने पढ़ा कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। यह भी प्रस्तावना बताती है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में हमने देखा कि न्याय है, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इसके बाद हमने जाना दोस्तों समानता है। तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। तो ये 3 तो उद्देश्य मुख्य हैं, 3 उद्देश्य तो मुख्य हैं। इसके अलावा 2 उद्देश्य आप और ध्यान रखेंगे। एक राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या है दोस्तों? राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना है कि जो अखंडता शब्द है, यह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अखंडता। तो कुल मिलाकर के 3 शब्द सर जी ने बताया, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यहां पे देखिए और शब्द भी जोड़ा गया, क्योंकि यहां पर केवल और केवल एकता था। तो एकता और अखंडता, यहां पे और शब्द भी है, और अखंडता, अखंडता। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों, ऐसे टेक्निकली तो 3 शब्द हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 4 शब्द हैं, जो कि प्रस्तावना में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है। तो ये 4 उद्देश्य हो गए। और 5वां एक उद्देश्य है दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यक्ति की गरिमा की भी बात कही गई है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा की भी बात कही गई है, व्यक्ति की गरिमा। ये 5 चीज आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। उद्देश्य क्या है हमारे संविधान की प्रस्तावना का? 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता भी एक उद्देश्य है, और एक उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारा उद्देश्य है। तो ये 3 मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों जो चौथा चीज है वह संविधान की निर्माण तिथि है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें 4 चीजें पता लगती हैं। तो शक्ति का सोर्स हो गया, संरचना हो गया, उद्देश्य हो गया, और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है हमारे संविधान का निर्माण तिथि। तो प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि जो हमारे संविधान की निर्माण तिथि है ना, यह 26 नवंबर 1949 है। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, अब ये जो भी मैंने आपको बताया है एक बार दोस्तों हम लोग देख लेते हैं।
देखिए ये हमारा प्रस्तावना है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, तो सबसे पहले तो प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग से, तो ये शक्ति का सोर्स हो गया। फिर प्रस्तावना बताती है कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये जो 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये हमारे संविधान का क्या है, हमारे संविधान का दोस्तों जो संरचना है उसकी बातचीत है। फिर यहां पर बताया गया है कि इसको बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, अब उद्देश्य पता चलेगा आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहां पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता, तो ये प्रतिष्ठा और अवसर 2 चीजों की समानता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई है, ये भी एक उद्देश्य है। और इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है, ये भी एक उद्देश्य है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें हैं। और इसके बाद एक चौथी चीज जो पता चलती है वो ये कि हमारे संविधान के निर्माण की तिथि क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि देखिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितना है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो इन्होंने खुद लिखा 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, को एतद द्वारा, मतलब हम सब मिल करके इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो 26 नवंबर 1949 है ना, अगर इसको हिंदी में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, आप इसको लिख लेंगे। मिति, यहां पे प्रस्तावना में लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। कई बार क्या होता है कि हिंदी में विक्रमी के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पूछा गया है पीसीएस में, हिंदी में ही दे देता है। लोगों को 26 नवंबर 1949 तो पता रहता है, लेकिन वो हिंदी में महीने का नाम दे सकता है आपसे। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा प्रस्तावना कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। और एक बार अब मैं क्या करना चाहता हूं, फटाफट आपसे इन शब्दों को आपके सामने से गुजारना चाहता हूं ताकि आप देख करके आप याद कर सकें। ठीक है, तो संप्रभुता का अर्थ क्या समझा आपने, भारत पूरी तरीके से संप्रभु है, अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन भारत स्वयं लेता है। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ होता है कि भारत जो पिछड़े वर्ग हैं, हमारे यहाँ जो कमजोर वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए प्रयास करता है। इस सेंस में हमारा भारत एक समाजवादी देश है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है वह सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, फिर लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि जिनके पास वास्तविक शक्ति है वह भारत की जनता द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर है गणतंत्र, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, इसका अर्थ यह है कि हमारे यहां गणतंत्र है। ठीक है, न्याय, फिर दोस्तों न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, फिर स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। फिर समता की बात कही गई, मतलब समानता की बात कही गई है, तो इसमें समानता की बात कही गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। फिर बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है, बंधुता। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता बात कही गई है। और यहां पर ध्यान रखना है कि जो अखंडता शब्द है यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और यह भी 42वें संविधान संशोधन, और ये 3 शब्द आप ध्यान रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये इतने शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों प्रस्तावना के बारे में कुछ विशेष बातें देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रस्तावना का महत्व, तो प्रस्तावना, अच्छा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर कभी आपसे पूछा जाए, मतलब केवल वो 4 ऑप्शन देकर के वो एग्जाम में ये पूछा जाए, और कई बार पूछा भी गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, वो कुछ नाम वाम नहीं दे रहे हैं, वो केवल ये कह रहे हैं कि जनरली संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो उसमें मूल अधिकार हो सकता है, डीपीएसपी, ऑप्शन में डीपीएसपी हो सकता है, और भाग नंबर 1 हो सकता है, संघ राज्य क्षेत्र हो सकता है, और प्रस्तावना हो सकता है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी का नाम नहीं दिया है, किसी का नाम नहीं दिया है, तो आप हमेशा क्या बताएंगे, प्रस्तावना को बताएंगे। ठीक है, प्रस्तावना को, दोस्तों प्रस्तावना को ही जनरली संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर यह कह दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब आप प्रस्तावना नहीं बताएंगे, तब किसको करेंगे, जवाब करेंगे? तो दोस्तों आपका जो जवाब होगा अब वो होगा आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 को अंबेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। यह डाउट आपको नहीं होना चाहिए, जो कि होता है ना, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप प्रस्तावना को बताएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब आप प्रस्तावना नहीं बताएंगे, तब आप क्या बताएंगे, आर्टिकल नंबर 32। और आर्टिकल नंबर 32 में है क्या, संवैधानिक उपचार। आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार। तो अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार, जो आर्टिकल नंबर 32 है, आगे आप पढ़ेंगे ये क्या है, फिलहाल बस आप याद कर लेंगे। तो अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा इसे कहा है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं संविधान की आत्मा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, ऐसा सबसे पहले किसने कहा, सबसे पहले? तो दोस्तों ऐसा सबसे पहले संविधान सभा के ही एक प्रमुख मेंबर थे, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के एक प्रमुख मेंबर थे। उन्होंने सबसे पहले प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सर्वप्रथम ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया था। ध्यान रखना, कई सारे लोग नेहरू जी बताते हैं, गलत हो जाएगा। ठाकुरदास भार्गव, ध्यान रखना है, ठाकुरदास भार्गव ऑप्शन में होता है हमेशा ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है, नोट करके आप नोट कर लेंगे इसको, स्पेशली जोर दे करके अलग से नोट करके लिख लेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया। और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है, जिसमें 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है, अब कुछ और शब्द है दोस्तों, जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये भी संविधान सभा के एक प्रमुख मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा था, संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। तो ये शब्द भी आप याद कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर के एम मुंशी। तो के एम मुंशी जी ने क्या कहा था, तो के एम मुंशी जी ने प्रस्तावना के बारे में कमेंट दिया कि जो प्रस्तावना है यह संविधान की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली मतलब कि अगर आपको पूरे संविधान को जानना है तो आप केवल प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आप पूरे संविधान को समझ जाएंगे। तो संविधान की जन्म कुंडली, जैसे कहते हैं ना, अरे हम उसका पूरा जन्म कुंडली जानते हैं, तो जन्म कुंडली का मतलब यह हुआ कि उसके बारे में सब कुछ जान लेना। तो किसने कहा है कि प्रस्तावना पूरे संविधान की जन्म कुंडली है? ये दोस्तों डॉक्टर के एम मुंशी जी ने कहा है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अच्छा यहां पे लिखा हुआ है, के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, अथवा एक शब्द और है, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो भविष्य फल अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी कौन होंगे, के एम मुंशी होंगे। ठीक है, प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ ननी पालकीवाला, दोस्तों ये बहुत महान, आजादी के बाद एक बहुत महान वकील हुए, ननी पालकीवाला, है ना। ननी पालकीवाला अब इंदिरा गांधी के समय में ये थे, और उनको कड़ी जो चुनौती देने वाले वकील थे ननी पालकीवाला। आप सोचिए कि जो मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो प्रस्ताव आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ जो केस लड़ने वाले वकील थे वो ननी पालकीवाला ही थे। और सोचिए इंदिरा गांधी इतनी परेशान हो गई कि उन्हें मतलब व्यवस्था बिगड़ता चला गया, और अंततः उन्हें 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाना पड़ा। तो ये वो वकील हैं जो इंदिरा गांधी को बिल्कुल संविधान मानने के लिए, या उनके ऊपर बिल्कुल इतना विरोध किया उनका गलत चीजों का, और ये बहुत प्रख्यात वकील हुए। तो ननी पालकीवाला है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इनका भी एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो इतनी बातचीत हो गई हमारी। अब दोस्तों अब एक चीज और पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और यह भी आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं। देखिए, जब ध्यान से समझना आपको, जब 1950 को संविधान लागू हो गया तो प्रस्तावना भी उसके साथ था, है ना, और ऐसे ही चल रहा था वो। फाइनली क्या हुआ, 1960 में जो भारत सरकार थी, जो भारत सरकार यानी उस टाइम नेहरू जी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो भारत का बॉर्डर था ना, जो भारत का बॉर्डर था पाकिस्तान के साथ, वो सारे विवादों को सेटल करना चाहते थे।
पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी विवाद थे उसको वो सेटल करना चाहते थे, है ना, क्योंकि 10 साल बीत चुके थे। तो अब नेहरू जी सारी चीजों को सेटल करना चाहते थे। अब देखिए 1960 में ही उन्होंने सिंधु जल समझौता किया। ऐसे ही 1960 में जितने भी बॉर्डर टेढ़े मेढ़े थे उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे थे नेहरू जी। और इस बीच उनके साथ दोस्तों नेहरू जी और पाकिस्तान के जो हेड थे उनके बीच कई सारी संधियां होती हैं। 1960 की बात है। और 1960 में दोस्तों ये जो पूर्वी आज बांग्लादेश है उस टाइम ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ये तो 1971 में अलग देश बन गया पाकिस्तान से हट करके। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और ये पश्चिमी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान भारत के दोनों ओर था, दो खंड में था। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहां पर दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक गांव था, यहां पे बॉर्डर सीधा करना था और गांव का नाम क्या था? बेरूबाड़ी। गांव का नाम क्या था? बेरूबाड़ी। तो बॉर्डर को सीधा करना था। कुछ गांव इधर, जैसे मान लीजिए इधर पाकिस्तान है और इधर भारत है, इधर भारत है, तो ये पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश हो गया है। अब मान लीजिए इस बॉर्डर को सीधा करना है तो इधर के लोग इधर आ जाएं, इधर के लोग इधर आ जाएं और इस तरीके से ये बॉर्डर बिल्कुल सीधा कर दिया जाए, है ना। बहुत सारे एरिया को ऐसा करने का प्रयास किया गया। तो जो बेरूबाड़ी था, जो गांव था, यह पाकिस्तान को दिया जाना था, पाकिस्तान को दिया जाना था। तो इन्होंने क्या किया, बेरूबाड़ी के लोगों ने इसका विरोध किया और ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो इसी केस को क्या कहते हैं? बेरूबाड़ी केस 1960। क्या कहते हैं? बेरूबाड़ी केस 1960। ये आपको ध्यान रखना है, बेरूबाड़ी केस 1960, बेरूबाड़ी केस 1960, ठीक है। और इस बेरूबाड़ी केस में इन्होंने, जो बेरूबाड़ी के लोगों ने केस किया था, उन्होंने कहा था संविधान को जो पावर मिलता है भारत के लोगों से मिलता है और इसलिए कोई भी डिसीजन लेना हो सरकार को, ऐसे डिसीजन हो तो भारत के लोगों से पूछा जाना चाहिए, यानी हम लोगों से वोटिंग करवाना चाहिए इस मामले पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू जी से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मतलब ये एरिया क्यों दे रहे हो और ऐसे करके। तो नेहरू जी ने कहा कि पहली बात कि इन्होंने जिस आधार पर केस किया, यानी कि हम भारत के लोग, वो आधार ही गलत है। कुल मिलाकर के इन्होंने प्रस्तावना को, जो बेरूबाड़ी के लोग थे उन्होंने प्रस्तावना को आधार बनाया था और नेहरू जी ने कहा प्रस्तावना तो संविधान का भाग है ही नहीं। कुल मिलाकर के नेहरू जी ने क्या कहा, प्रस्तावना को क्या कहा उन्होंने, संविधान का भाग नहीं है। और फाइनली जब कोर्ट थी हमारी सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं वो ऐसे ही लिखी गई हैं, इसके आधार पर आप केस नहीं कर सकते। और मिला जुला करके बेरूबाड़ी के लोगों को कहा गया कि आपका केस गलत है, आप केस नहीं कर सकते, आप ये एरिया इनको देना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी सरकार ऐसा करेगी तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसलिए उसी टाइम नेहरू जी ने 9वां संविधान संशोधन 1960 किया था। तो वो अलग बात है। फिलहाल मैं आपको यह बता रहा हूं कि बेरूबाड़ी केस क्या था। तो बेरूबाड़ी केस दोस्तों ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। कुल मिलाकर के ये बेरूबाड़ी के लोग केस हार गए और बेरूबाड़ी गांव जो है वो दे दिया गया पाकिस्तान को। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर कभी ऐसा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्लियर है। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना पर विवाद क्या है, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं है। तो पहला केस इससे संबंधित है, जो पहला केस है बेरूबाड़ी, है ना, बेरूबाड़ी केस 1960। अब बेरूबाड़ी केस 1960, कई बार इसका ईयर ही पूछा गया है तो ईयर भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, केस तो मैंने आपको समझा दिया, इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह निकला कि यह संविधान का भाग नहीं है। कौन नहीं है, प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया, प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि यह संविधान का भाग नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस केस में, बेरूबाड़ी केस में। क्लियर है। फिर दोस्तों 1973 का केशवानंद भारती केस हुआ। 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ। 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से एक केस आया, केशवानंद भारती केस। और इस टाइम तक नेहरू जी नहीं थे और इंदिरा गांधी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने पूर्व के डिसीजन को बदल दिया। अपने पूर्व के डिसीजन को क्या किया, बदल दिया। दोस्तों हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 137।
आगे आप पढ़ेंगे, इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह अपने पूर्व के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट खुद बदल सकती है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है खूब, सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत यह अधिकार है कि वह अपने पूर्व के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 137। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने पूर्व के डिसीजन को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमने जो पूर्व में कहा, बेरूबाड़ी केस में कहा था, वह गलत है और अब जो कहेंगे वो सही होगा। तो क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि यह संविधान का भाग है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो यह भी ध्यान रखना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, आज भी यही चल रहा है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, और कभी भी पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, आप बताएंगे बिल्कुल हो सकता है, प्रस्तावना में बिल्कुल संशोधन हो सकता है, 368 के तहत ही संशोधन होता है, ठीक है। परंतु यह न्याय योग्य नहीं है। सर ये क्या मतलब है, इसका मतलब यह है दोस्तों, यह संविधान का भाग तो जरूर है, लेकिन इसमें लिखी हुई बातों को आधार बना करके आप न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। यानी कि इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं, इनको आधार बना करके आप न्यायालय नहीं जाएंगे। हालांकि जितनी बातें लिखी गई हैं वह किसी न किसी आर्टिकल में, संविधान में अंदर स्थापित है, उस आर्टिकल को आधार बना करके आप जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना को आधार बना करके कि प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो परंतु यह न्याय योग्य नहीं है, यह कभी भी आपसे पूछा जाए प्रस्तावना क्या न्याय योग्य है। दोस्तों हमारे संविधान में 3 ऐसी चीजें हैं जो न्याय योग्य नहीं है, आप ये भी नोट करके लिख लेंगे। 3 ऐसी चीजें होंगी जो न्याय योग्य नहीं होंगी, ठीक है। 3 ऐसी चीजें कौन कौन सी हैं दोस्तों, सबसे पहले तो प्रस्तावना, सबसे पहले तो प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है ना, जिसको आधार बना करके प्रस्तावना आप इसको आधार बना करके न्यायालय नहीं जा सकते। दूसरा है दोस्तों डीपीएसपी। सर ये डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है, जो हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में 36 से लेकर 51 तक है। तो ये पहली है, ये दूसरी चीज है। और तीसरा है दोस्तों मूल कर्तव्य। तीसरा क्या है, मूल कर्तव्य। इन 3 आधारों पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्लियर है, जिनमें से एक प्रस्तावना भी है। तो प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। तो सर जब ये न्याय योग्य है ही नहीं है तो इसको शामिल ही क्यों किया, तो ध्यान से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कहा कि ये न्याय योग्य नहीं है, लेकिन अगर किसी आर्टिकल की व्याख्या करनी है, किसी आर्टिकल की व्याख्या करनी है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। सर बात समझ नहीं आई, क्या बता रहे हैं, अब ध्यान से समझिए। जैसे दोस्तों कोई आर्टिकल है और वह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह कहना क्या चाहता है, इस आर्टिकल में क्या बात है, क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों अगर वह आर्टिकल प्रस्तावना के शब्दों से मेल खाता है तो प्रस्तावना को आधार बनाया जा सकता है उस आर्टिकल की व्याख्या करने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रस्तावना को दोस्तों यूज किया जा सकता है किसी आर्टिकल की व्याख्या करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 25, और यह कहता है कि सभी लोगों को अपने धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की आजादी होगी। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट को यह आर्टिकल बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा मान लो आप, है ना, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई, इसका अर्थ जो है हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता है, तो अब इस आर्टिकल में भले ही बहुत स्पष्ट न लिखा हुआ हो लेकिन सबको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी क्योंकि प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो किसी आर्टिकल की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना को आधार बनाया जा सकता है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो भले ही यह न्याय योग्य नहीं है, लेकिन संविधान के दूसरे प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए इसको आधार बनाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने SR बोम्मई केस 1994 तथा LIC केस 1995 में अपने पूर्ववर्ती बातों को दोहराया, मतलब इन्होंने इसी चीज को कहा कि नहीं ये सब चीजें हैं। तो अभी वर्तमान में क्या क्या है, कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है, पार्ट है, उसे बस यूं ही नहीं जोड़ा गया है, वह है, और इसमें संशोधन भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा चेंज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, परंतु यह न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते। फिर इसका औचित्य क्या है, ये क्यों है जब इसको लेकर के हम न्यायालय ही नहीं जा सकते। तो दोस्तों संविधान के दूसरे प्रावधानों की व्याख्या के लिए इसको आधार बनाया जा सकता है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आता हूं, एक बात आपको बताता हूं संशोधन को लेकर के। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अनलिमिटेड किया जा सकता है? अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझेंगे दोस्तों। प्रस्तावना में
प्रस्तावना में देखिए चेंज तो कभी भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में, हमें एग्जाम में समझना है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, आप बताएंगे बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए क्या प्रस्तावना में कुछ भी परिवर्तित किया जा सकता है, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं परिवर्तित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे समाजवादी शब्द, सरकार कभी भी इसको बदल नहीं सकती। समाजवादी शब्द, जैसे कि पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, जैसे कि लोकतंत्र शब्द, लोकतंत्र शब्द, लोकतंत्र, जैसे कि गणतंत्र शब्द, गणराज्य है या गणतंत्र है, गणतंत्र। दोस्तों ये सब वे शब्द है ना, ये सब वे शब्द हैं जिनको सरकार कभी भी संशोधित नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। सर ऐसा क्यों, जब संशोधन करने का अधिकार है और संशोधन करके कुछ भी ऐसा। दोस्तों इन सब शब्दों को ना सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है, मतलब उन्होंने कहा कि ये मूलभूत शब्द हैं हमारे संविधान के, और मूलभूत शब्द हैं तो ये हमारे संविधान के मूल तत्व हैं और इनको किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर इन शब्दों को बिगाड़ दिया गया तो हमारे जो पूरे देश का स्ट्रक्चर है, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, ये बिगड़ जाएगा। इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं और इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, सर जी ने क्या बताया, अब दो बात आप बिल्कुल याद कर लेंगे। प्रस्तावना में चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रस्तावना में कुछ भी चेंज हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं चेंज होगा। प्रस्तावना ही क्या, संविधान में कहीं भी कभी भी अगर एक्सट्रीम पे जाकर के एग्जाम में पूछा जाए ना कि संविधान में कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आपको हरगिज मना करना है उसको, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो पूरे हमारी जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस में इस सिद्धांत को स्थापित किया था कि भाई संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित किया गया, और उसके बाद से सरकार को सख्त हिदायत दी गई कि आप इन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर वाले शब्दों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में संशोधन देख लेते हैं। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसके तहत दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता एक बार क्या हुआ, किसी स्टेट पीसीएस में दोस्तों यह पूछा हुआ था कि हमारी प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े गए हैं। तो देखिए शब्द तो 3 ही हैं वैसे मूल रूप से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, लेकिन उन्होंने और शब्द को गिन करके 4 शब्द बता दिए और वो बहुत विवादित हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप 3 शब्द याद रखेंगे, लेकिन अगर और शब्द है ना तो कभी भी अगर ऐसी मजबूरी हो तो आप और अखंडता शब्द को भी याद रखेंगे। ठीक है, एक जगह अखंडता है, एक जगह और अखंडता है, तो आप और अखंडता को टच करेंगे। क्लियर है? संशोधन को लेकर के वर्तमान स्थिति, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में सम्मिलित मूलभूत ढांचे को स्थापित करने वाले शब्दों को नहीं हटाया जा सकता, जो बेसिक स्ट्रक्चर वाले शब्द हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। प्रस्तावना को आधार बनाकर के संविधान के दूसरे प्रावधानों की व्याख्या की जा सकती है। ये सब शब्द आपको मैंने बता दिया है, समझा दिया है। प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, अर्थात प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपने क्लास को इत्मीनान से, ध्यान से पूरा देखा होगा तो मैं दोस्तों आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होंगे। एक बार 2 बार आप क्लास को पूरा देखें, नोट्स बनाए होंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे और फिर अपना फीडबैक मुझे जरूर बताएंगे कि क्या 100% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब आपकी पढ़ाई सही, आपका क्लास देखना सफल हुआ। तो दोस्तों इसी खुशी के साथ कि आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए बिल्कुल कंफर्म हो गया है, बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया, इसी खुशी के साथ दोस्तों इस क्लास को मैं विराम देता हूं यहीं पे। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।